नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। खाड़ी का समंदर सुलग रहा है। ट्रंप की ईरान घेरो नीति ने मिडिल ईस्ट को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ हॉर्मुज में तनाव है तो दूसरी तरफ लाल सागर में हूती विद्रोहियों का कोहराम देखने को मिल रहा है। और बढ़ते खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने कमान अपने हाथों में ले ली है। सऊदी ने 13 देशों को साथ मिलाकर के एक नया और ताकतवर सैन्य गठबंधन खड़ा कर दिया है, जिसका मकसद एकदम साफ है कि लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को हूतियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया जा सके और समंदर पर अपना दबदबा कायम रखा जा सके। तो खबर यह है कि सऊदी अरब के नेतृत्व में 14 देशों ने गठबंधन तैयार कर लिया है, जो लाल सागर में हूती के हमलों से कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन वो सुरक्षा कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूं। लाल सागर और बाब अल मंडेब में तैनात युद्धपोत किए जाएंगे। ये युद्धपोत गश्त करेंगे और कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा देंगे। काफिले में जहाज जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे बल्कि काफिलों में इन्हें भेजा जाएगा। टैंकर और जहाज काफिले की सुरक्षा के लिए उनके साथ युद्धपोत को भी लेकर के जाएंगे। ड्रोन और मिसाइल विस्फोटकों से भरी नावों से हमला किया जाता है हूतियों की तरफ से, ऐसे में उन्हें रोकने का प्रयास होगा। इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन, मिसाइलें, अटैक बोट्स की जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी। और इतना ही नहीं, एयर सर्विलांस भी बढ़ा दिया जाएगा। समंदर के ऊपर निगरानी करके ड्रोन, गश्ती विमान, निगरानी वाले विमान, हूती के लॉन्चिंग पॉइंट्स और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी इसके द्वारा पता चलेगी। खुफिया जानकारियां भी जुटाई जाएंगी एक दूसरे के बारे में। खुफिया जानकारी शेयर की जाएगी गठबंधन में शामिल देशों के द्वारा और हूती की ओर से आने वाले खतरे की पहले से ही चेतावनी उन्हें मिल पाएगी। फिलहाल नए गठबंधन में कौन कौन से देश हैं वो भी आपको चलिए एक बार बता देती हूं। तो इस नए गठबंधन में सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, तुर्की है, इजिप्ट, जॉर्डन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, जिबूती, सोमालिया, सूडान और कोमरोस, ये तमाम देश इसमें शामिल हैं। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सऊदी का ये कदम ईरान को सीधे सीधे उकसाने जैसा है। हूतियों के पीछे खड़ी ईरान की महाशक्ति इस गठबंधन को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है और ये भी आशंका है कि ईरान सऊदी पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर सकता है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। लाल सागर खून से लाल, सऊदी के रास्ते ट्रंप का चाल। लाल सागर पर आर पार, खाड़ी के मुस्लिम देशों में दरार। खाड़ी में खंड खंड इस्लामिक उम्मा, अलग अलग राह। खाड़ी में तेहरान का खौफ, यूएई ओमान नहीं भेजेंगे फौज। लाल सागर में जंग का मैदान, 14 देशों ने किया युद्ध का ऐलान। चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के डर से खाड़ी के मुस्लिम देशों की एकता खत्म हो रही है? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल सुशील पठानिया, इसके साथ साथ अरविंद तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार विदेश मामलों के जानकार और मौलाना असलम ईरान मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मौलाना असलम, आप ही बता दीजिए ये तमाम देशों का अच्छा ठीक है, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। और अरविंद तेजावत जी हमारे साथ है, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, क्या है ये नया रिश्ता, ये गठबंधन, क्यों आवश्यकता पड़ गई अचानक से और ईरान को क्यों उकसाया जा रहा है? देखिए, गल्फ में जो इक्वेशन है वो इस तरह की है कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों जो मेजर इकोनॉमीज हैं गल्फ की, वो अमेरिका के साथ बड़े लंबे समय से पार्टनरशिप करते हैं। उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और जब ये वॉर शुरू हुई पर्शियन गल्फ में, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है,
तब ईरान ने टारगेट किया यूएई को, क्योंकि सऊदी अरेबिया शुरुआत में इस बात का पक्षधर नहीं था कि अमेरिका ईरान को अटैक करे। खुले तौर पे उसने विरोध नहीं किया इस बात का, लेकिन पक्षधर नहीं था। लेकिन यूएई कदम से कदम मिला के चल रहा था यूएसए के साथ, इसी वजह से ईरान ने यूएई को अटैक किया। लेटर ऑन जो सिचुएशन इस समय वाली है वो इसलिए बिगड़ गई है क्योंकि अब ये बात रेड सी तक पहुंच गई है, पर्शियन गल्फ से निकल के रेड सी तक पहुंच गई है। अब देखिए, पर्शियन गल्फ और रेड सी दो मेजर चैनल्स हैं गल्फ में जिनके द्वारा पूरी दुनिया का ऑयल पास होता है। पर्शियन गल्फ ऑलरेडी चोक्ड है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका ने नाकेबंदी की हुई है, ईरान भी लगातार वहां पे फायरिंग कर रहा है। अब रेड सी में भी चोक होने की नौबत आ गई क्योंकि ईरान ने हूतियों को उकसा दिया। रेड सी में सबसे मेजर जो ऑयल सप्लायर है वो है सऊदी अरेबिया। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट्स को इस बात से चोट पहुंची है, और सऊदी अरेबिया अपने इंटरेस्ट में अब अमेरिका के साथ एलाई करके बाकी सारे कंट्रीज को इकट्ठा करके ईरान के अगेंस्ट मोर्चा खोल रहा है, क्योंकि बात उसके घर तक आ गई। जब यूएई के ऊपर अटैक्स हो रहे थे तो उन्हें चिंता नहीं थी बहुत ज्यादा, लेकिन जब रेड सी में अब अटैक शुरू हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी चिंताएं सामने आ गई हैं। और ये जो गठबंधन है जो आप कह रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसी की परिणति है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, लेकिन ये गठबंधन आखिरकार क्या लेकर के आएगा कर्नल सुशील पठानिया। लेकिन सीधे सीधे हूती क्या इस गठबंधन के बाद रुक जाएंगे? क्या वो रेड सी पर उस तरीके से अधिकार नहीं जताएंगे जैसा पहले उनके द्वारा जताया जा रहा था कि हाँ ठीक है, हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देंगे, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल के तो एक भी जहाज को नहीं गुजरने देंगे? देखिए, ये कहना आसान है, बट क्या हूती के पास वो नेवल पावर है या उनके पास इतने ड्रोन या मिसाइल्स हैं जिससे वो पूरी तरह से सी को डोमिनेट कर सकते हैं? मेरे को नहीं लगता वो कर सकते हैं। ईरान डायरेक्टली वहां पे आएगा नहीं। देखिए, अभी जो सारी गेम खेली जा रही है, सऊदी अरेबिया इज वेरी क्लोज टू यूएसए, और सऊदी अरेबिया का जो नुकसान हुआ है वो ना सिर्फ ऑयल में हुआ है बल्कि इनके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं which are tourism related, that too have been put on the back burner. तो वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल कंट्री है सऊदी अरेबिया, तो कहीं ना कहीं ये मेरे को लगता है कि अमेरिकन थिंक टैंक का आइडिया है कि फेज 1 में अभी आप ये मान के चलिए कि जल्दी इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। अगर सोल्यूशन कार्ड्स में होता तो सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका पक्का शेयर करता। तो अभी आप ये मान लीजिए कि अब ये लड़ाई थोड़ी लंबी और खिंचेगी, और इसी बीच ये जो अभी अलायंस बना है जिसमें टर्की जो है वो भी एक मेन प्लेयर है, बाकी कंट्री जिनका आपने नाम लिया है, इजिप्ट वगैरह मिला के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो ठीक है कर्नल पठानिया, वापस से आपके पास आऊंगी। अरविंद तेजावत जी, ईरान को अलग थलग कर दिया गया है मुस्लिम उम्मा की तरफ से? सच है, आपने जो कहा है मीनाक्षी जी बिल्कुल सच है। पर बात यह है कि ईरान पहले से ही अलग थलग था। ईरान की मदद में कोई नहीं आया और न कोई आना चाहता है। यहाँ तक कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो चाइना हो, कोई भी ईरान के साथ जाना पसंद नहीं करता है। भारत भी अपने हितों को तिजांजलि देने के बावजूद वह ईरान के साथ जाना नहीं चाहता है, क्योंकि कोई भी यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ जाना नहीं चाहेगा। और यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ जाने का मतलब वही है जो अभी ईरान में तबाही हो रही है। यूनाइटेड स्टेट के पास एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमी है, वह चीन और भारत को भी नुकसान पहुंचाने की कुव्वत रखता है। और बाकी जो खाड़ी के देश हैं वो तो वैसे ही यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सऊदी अरेबिया हमेशा उसे खुश करने में लगा रहता है, चाहे वो जॉर्डन हो या अन्य तमाम देश हो, यूएई वगैरह। तो उनमें से किसी की भी यह हैसियत नहीं है कि वह ईरान से दोस्ती के नाम पर अपने बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। मीनाक्षी जी। ठीक है, मौलाना असलम, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज कट गई थी, अभी आवाज आ रही है। आपका अब सवाल क्या क्या था हुआ मैडम? आखिरकार ईरान के साथ? ईरान तो कह रहा था, ये कहा जा रहा था खामनेई की तरफ से कि सबको एक साथ आ जाना चाहिए, मुस्लिम उम्मा की वो लगातार बातें भी कह रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में तो मुस्लिम उम्मा एकदम अलग थलग कर दिया गया है ईरान के माध्यम से। ईरान ने कह दिया है कि आप सब साथ में आइए, और वो कह रहे हैं कि हम सब दूर जा रहे हैं, हूतियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।
जी मैडम, बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल आपका ये सवाल है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप 2 मिनट दीजिए जी। ताकि मैं आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए एक अहम बात पेश कर सकूं, बयान कर सकूं। और वो ये है कि इस वक्त जो गल्फ के लोग हैं और जो गवर्नमेंट है, वो दो हिस्सों में तकसीम तकसीम हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ की जो कंट्री की के जो लोग हैं, यानी जो सरकार है, वो अमेरिका के साथ है। अलबत्ता उनकी एक मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ है, क्योंकि उनको अपना वजूद बचाना है। लेकिन आपको शायद ये मालूम हो कि वहाँ की जो जनता है, कुवैत में भी एक छोटा मोटा मुजाहरा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ। और अभी हाल ही में जॉर्डन में जो वहाँ के एक्टिविस्ट थे और बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने एक लेटर वहाँ की गवर्नमेंट को लिखा है कि आप अमेरिका के साथ का साथ देकर क्यों एक मुसीबत मोल रहे हैं और ईरान के साथ क्यों दुश्मनी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त अमेरिका बौखलाया हुआ है। और अब तो काफ़ी जोक बने हैं। मैं एक छोटा सा जोक जो है, जो जोक ऑफ द वीक आप कह सकती हैं, और वो ये है कि अभी जल्दी ही कल या परसों डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब व गरीब बात कही। आपके पैनलिस्ट भी हंसेंगे कि उन्होंने ये कहा कि हम ईरान पर टैरिफ जो है लगाने जा रहे हैं। ये कितनी अजीब व गरीब बात है, ये कितना बड़ा जोक है कि वो ईरान के जिसके साथ अमेरिका का कोई भी कारोबार और बिजनेस नहीं हो रहा है, उस ईरान के खिलाफ अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। और उसने जो दलील दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि जो लिंडसे ग्राहम है, उनकी ये ख्वाहिश थी कि ईरान पर टैरिफ लगाया जाए। आप चेक कीजिए, ईरान में इस बात के को लेकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो हताश है, वो निराश है, वो घबराया हुआ है। नहीं, अमेरिका तो कई कुछ भी महीने कर हो सकता है, गए वो तो पूरी दुनिया और देख उसने रही है। अभी लेकिन तक उसके जो साथ है साथ एक बात और है कि अमेरिका के बहकावे में, या फिर आप इन्फ्लुएंस में कह लें, या फिर आप अमेरिका के डर से कह लें, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, तमाम कंट्री भी वही कर रही हैं जो अमेरिका चाहता है दरअसल मिडिल ईस्ट में। देखिए, अमेरिका, जैसा कि सर ने बताया भी था अभी, कि अमेरिका के साथ तो सारे लोग रहेंगे बिकॉज अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। आप देखिए, उनका डोमेस्टिक मार्केट जो है वो ही मल्टी ट्रिलियन डॉलर का है। उसमें सारी कंट्रीज अपने अपने प्रोडक्ट्स भेजना चाहते हैं, सबके इंटरेस्ट हैं। आप देखिए, सऊदी अरब और यूएई जो मेजर इकोनॉमीज है गल्फ में, वो दोनों यूएसए में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट कर चुके हैं। आप सोचिए किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं। ट्रंप साहब अपने ट्रंप टावर्स इन देशों में बना रहे हैं, अपने कंपनीज के जो ऑफिसेज हैं ट्रंप साहब की, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, वो बहुत सारी कंपनीज यूएई में और सऊदी अरेबिया में काम करती हैं। इवन कंपटीशन है यूएई और सऊदी अरेबिया में इसको लेके। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स बड़े स्ट्रांग रहे हैं। इसी वजह से यूएसए की जो बेसिस हैं वो पूरे गल्फ में आपको मिलेंगे, और उन्हीं बेसिस को ईरान टारगेट कर रहा है। देखिए, अमेरिका अपनी इच्छा से इस वॉर में आया था, किसी ने फोर्स नहीं किया था उसे। ऑफ कोर्स इजराइल ने कहीं ना कहीं उन्हें उकसाया था इसके लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा से इस वॉर में आया था। लेकिन ईरान की तो मजबूरी है ना, वो खुद को डिफेंड करेगा ही करेगा। और डिफेंड करने का तरीका क्या है? वो जितने अमेरिकन बेसिस हैं पूरे गल्फ में, उन अमेरिकन बेसिस को लगातार टारगेट करता रहेगा। और जैसे कर्नल साहब ने कहा था कि हुतीज के पास पावर्स नहीं है कि वो किसी तरह के डैमेज कर पाए रेड सी में, लेकिन मेरी असहमति है उसके साथ थोड़ी सी। वजह क्या है? देखिए, जब रेड सी में या पर्शियन गल्फ में कोई भी शिप मूव कर रहा है जिसमें बहुत सारा ऑयल भरा हुआ है, वो एक छोटे से ट्रिगर से ब्लास्ट हो सकता है। तो वो जो फियर है, जिस फियर के साथ शिपिंग चलती है, वो कहीं ना कहीं वजह है कि हूती भी डर पैदा कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज भी एक शिप को ब्लास्ट कर सकती है। तो वो जो फियर है वो कहीं ना कहीं वजह है कि सऊदी अरेबिया सारे कंट्रीज को साथ में लेके कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि हूतीज को दबाया जाए। और देखिए, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो यूएसए के काफी खास हैं, और मोहम्मद बिन सलमान ने हूतीज के अगेंस्ट बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। पिछले 5-6 साल का इतिहास आप उठा के देखिए, हूतीज के अगेंस्ट एमबीएस ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से उनकी ईरान के साथ खिलाफत भी रहती है। तो बहुत सारे डायनामिक्स हैं, और उन डायनामिक्स की वजह से शायद जो गल्फ में जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो यूएसए से सेपरेट नहीं कर सकते खुद को।
वो जोड़ के ही रखेंगे। और अगेन देखिए, जितना ऑयल है वो पेट्रो डॉलर्स का जो कंसेप्ट है वो वहीं से तो आया है। जो सारा ऑयल है वो डॉलर्स में ट्रेड होता है। अब अमेरिका की पकड़ अगर छूट गई गल्फ पे, तो पेट्रो डॉलर भी खतरे में आ जाएगा। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी से ये कंट्रीज अमेरिका से दूर जाएंगे, ईरान से दूर जा सकते हैं, और उसकी वजह लार्जली इकोनॉमिक ही है। खाड़ी जंग का साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। नेतन्याहू अब ट्रंप को सीधे सीधे आंख दिखाने लगे हैं और ट्रंप के पीस मैन बनने के ख्वाब को मटियामेट भी करते जा रहे हैं। ट्रंप के हर एक फैसले का विरोध किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर लेबनान और इजराइल को ही देख लीजिए। खाड़ी जंग से निकलने के लिए ट्रंप ईरान से डील करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं है। लेबनान पर हमले रोकने को कहा, लेकिन वहां भी इजराइल अपने मन की ही करने में लगा हुआ है। अब ट्रंप के गाजा पीस प्लान से नेतन्याहू ने किनारा कर लिया है। ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर नेतन्याहू ने क्या कहा है, चलिए आपको वो बता देती हूं। मतभेद दोनों नेताओं के बीच में खुलकर के सामने आ गए हैं। ईरान के बाद गाजा मुद्दे पर ट्रंप नेतन्याहू में जो मतभेद है, उसके अनुसार गाजा पीस इजराइल नहीं ट्रंप का ड्राफ्ट है। यह नेतन्याहू की तरफ से बड़ी बात कह दी गई। गाजा पीस स्वीकार नहीं है, नेतन्याहू कह रहे हैं, और हमास के हथियार डालने तक गाजा से हमारी सेना नहीं हटने वाली है। नेतन्याहू ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। नेतन्याहू के बयानों से साफ है कि वो ट्रंप के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप की हालत अब धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है, जो घर का रहा ना घाट का। अमेरिका में अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की लगातार गिरते जा रही है। खाड़ी में सुपर पावर की साख मिट्टी में मिल रही है, क्योंकि सालों से प्रतिबंधों की जंजीरों में जकड़ा हुआ ईरान अकेले अमेरिका, इजराइल समेत खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों को दहला रहा है। और खाड़ी के इस युद्ध में अमेरिका कूदा भी इजराइल के लिए था। वहीं इजराइल ट्रंप को रत्ती भर भी भाव देते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब आपको कुछ घटनाक्रम के माध्यम से बताती हूं कि ट्रंप के प्लान को नेतन्याहू कैसे एक के बाद एक फेल करते जा रहे हैं। अमेरिका ईरान डील पर इजराइल का साफ इनकार आ गया। गाजा पीस प्लान पर सीधे तौर पर यह इजराइल का इनकार आया है। लेबनान से सीज फायर पर इनकार आ गया है। गाजा हो, लेबनान हो, दोनों तरफ से ही डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ ना सुनने को मिल रही है। ट्रंप की हालत यह है कि अब आगे कुआं और पीछे खाई। इजराइल सुपर पावर अमेरिका के पीठ में खंजर घोंप रहा है, फिर भी ट्रंप इजराइल के लिए अमेरिकी सैनिकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। नेतन्याहू ने ट्रंप को दिखाई आग, सुपर पावर की मिट्टी साफ। ईरान पर ट्रंप की नहीं मानी बात, नेतन्याहू ने किया विश्वासघात। गाजा पीस ड्राफ्ट ट्रंप का ड्रामा, इजराइल को नहीं लेना देना। गाजा में बरसेंगे बम, इजरायली सेना नहीं पीछे हटाएगी कदम। खाड़ी जंग के साइड इफेक्ट, ट्रंप नेतन्याहू के बीच मतभेद। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के पीस प्लान से इजराइल के इनकार के बाद क्या गाजा के साथ ईरान में भी जंग की आग और ज्यादा भड़क जाएगी? कौन कौन से मेहमान चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल संजीत सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ, अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हैं, और ईरान मामलों के जानकार मौलाना नाजिम अशरफी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ब्रिगेडियर दत्ता, क्या हो गया है नेतन्याहू को? नेतन्याहू सीधे सीधे ना पर ना किए जा रहे हैं। अमेरिका नाराज हो जाएगा अपनी सेना और अपने जो सपोर्ट उनकी तरफ से मुहैया करवाया जा रहा है इजराइल को, क्या वो पीछे नहीं हट जाएगा? इस तरीके से डर नहीं है इजराइल को?
नहीं, देखिए, इजराइल को डर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप अमेरिकन इकोनॉमी देखें तो जो सबसे धनाढ्य लोग अमेरिका में हैं वो ज्यूज हैं, जो सबसे जहनी लोग हैं वो ज्यूज हैं, और करीब 70 लाख ज्यूज अमेरिका में रह रहे हैं, और वहाँ की इकोनॉमी में उनका एक बहुत ही अहम योगदान है। तो अमेरिका के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, और नेतन्याहू के इस बिहेवियर और ट्रंप साहब के इस बिहेवियर के पीछे 2 पॉइंट मुझे नजर आते हैं। पहला तो ये है कि नेतन्याहू साहब ये नहीं चाहते कि साहब इस जो पूरा एरिया है इसमें पुरअमन तरीके से कोई काम हो, क्योंकि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन वहां शांति बहाल हुई उसके दूसरे दिन ही उनको अपदस्थ किया जाएगा और उनके खिलाफ लीगल एक्शन या लीगल प्रोसीडिंग्स वहां शुरू होंगी, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका अब इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि अमेरिका के ने भी अपने आप को इतना स्ट्रेच कर लिया है, हालांकि 32 ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि अमेरिका हैज गॉट शेयर इन एवरी पाई, मतलब जहां भी कोई चाहे युद्ध शुरू होता है या युद्ध जैसी स्थिति बहाल होती है तो वहां अमेरिका का हाथ रहता है, और अमेरिका बिना पैसा खर्च किए ऐसी स्थिति न तो उत्पन्न कर सकता है और ना ही उनको सपोर्ट कर सकता है। तो आप ये देखिए, नेटो कंट्रीज में भी करीब 22 कंट्रीज को अमेरिका सपोर्ट करता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की भी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो ये जो मिडिल ईस्ट का जो या ईरान का जो ऑपरेशन है वो ये सोच रहा है कि साहब कैसे इससे बाहर निकला जाए, और ये एक ऐसी स्टेज बन गई है, कैच 22 सिचुएशन है ट्रंप साहब के लिए जी। नेतन्याहू साहब देखिए 3 बिलियन का उनको इमदाद आती है सालाना अमेरिका से, लेकिन अमेरिका भी चाहता है कि अगर वेस्ट एशिया में कोई उसके पास ट्रंप कार्ड है तो वो इजराइल है, और इजराइल को वो किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। चाहिए तो इजराइल चाहिए, इजराइल के सिवा कुछ वो कर भी नहीं पा रहे हैं। कर्नल सिरोही, जो एक तैयारी की जा रही थी कि गाजा में हम लाइन खींच देंगे, डेवलपमेंट शुरू करेंगे, वो पूरा का पूरा प्लान तो नेतन्याहू ने उठा करके इस बार कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। अब गाजा का हश्र क्या हमेशा के लिए यही रह जाएगा? मीनाक्षी जी, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। देखिए, हमको ये समझने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं जाननी। सबसे पहले आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पीस डील जहां पे भी होती है, जब हमास के साथ डील हुई तो उसमें इजराइल जो मेन एक्टर था उसको शामिल नहीं किया। हमास था, अमेरिका था और कुछ मीडिएटर कंट्रीज थी, नंबर 1। जब लेबनान के साथ बातचीत हो रही थी तो उसमें लेबनान था, इजराइल था, अमेरिका था, हिजबुल्लाह नहीं था। जब ईरान के साथ डील हो रही थी तो उसमें इजराइल नहीं था। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है, जो डील करते हैं, उसमें मेन एक्टर्स को अगर आप इन्वॉल्व नहीं करोगे तो यही हाल होगा जो कि अब गाजा में हो रहा है। अब इसके लिए ये समझना जरूरी है कि झगड़ा क्या है। झगड़ा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो पीस प्लान है उसके मुताबिक ये है कि हमास डिसआर्म होगा साइमल्टेनियसली, और जो है आईडीएफ जो फोर्सेज है, इजराइल के फोर्सेज है, वो गाजा से निकलेंगे, वो दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। उसके लिए जो है हमास राजी नहीं है। हमास ये कहता है कि नहीं, पहले इजराइल के फोर्सेज गाजा से निकलेंगे तब हम डिसआर्म होंगे और एरिया डीमिलिटराइज्ड होएगा। इजराइल का कहना है कि नहीं, पहले हमास जो है डिसआर्म होगा, गाजा डीमिलिटराइज्ड होगा, उसके बाद हम वापस सोचेंगे। तो ये दोनों के बीच में ये सबसे बड़ी समस्या है। जो ऑर्डर है इस पीस प्लान को अचीव करने का, उस ऑर्डर में गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि इजराइल और हमास के ऊपर एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, नंबर 2। दूसरा है टेरिटोरियल क्लेम। अभी हमास चाहता है कि इजराइल वहां से निकल जाए, और इजराइल चाहता है कि हम तब निकलेंगे जब हमास वहां से डिसआर्म हो जाए। तीसरा पॉइंट है कि इजराइल नहीं मानता है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो गाजा को कंट्रोल कर पाएगा। तो इजराइल चाहता है कि गाजा की सिक्योरिटी इजराइल के पास रहनी चाहिए। अगर इजराइल के पास नहीं रहेगी तो ये मामला इतनी जल्दी से सुलझेगा नहीं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब मजबूरी में, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया है, उनकी मजबूरी ये है कि वो किसी तरीके से इस लड़ाई से, चाहे वो हमास का हो, हिजबुल्लाह का हो, ईरान का, एक अपनी जो है निकलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू है, उनको पता है कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो जो अक्टूबर में इलेक्शन है हो सकता है उनको जो पोस्टपोन कर दिया जाए, या
कोई चीज ऐसी की जाए जिसकी वजह से हो सकता है वो इलेक्शन जीत जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है। तीसरी चीज है, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। उनके दो जो मिनिस्टर हैं, बेजल स्मोट्रिच और इतम बेंगेर, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये अगर हम विड्रॉ करेंगे इट विल बी बिट्रेड। तो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जो है पॉलिटिकल प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर है, जिसकी वजह से वो इस चीज को कभी नहीं मानेंगे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब कितनी बारी भी इसको बोलते रहे। गाजा में पीस नहीं आ सकता, जो आपका क्वेश्चन जी। है, आने वाले समय में गाजा में पीस नहीं आएगा जब तक हमास और जो है इजराइल है, इनके आपस में जो दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं होगी, ट्रस्ट डेफिसिट रहेगी, तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। जी ठीक है अरविंद जी, अब यानी कि सीधे सीधे ये कहा जाए कि सुपर पावर अपने आप को बताने वाला अमेरिका, नेतन्याहू या फिर उनके देश इजराइल की तरफ से सीधे सीधे मॉडरेट किया जा रहा है। अब नेतन्याहू ये तय कर रहे हैं कि अमेरिका क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ना कि अमेरिका तय कर रहे हैं नेतन्याहू के लिए। मीनाक्षी जी, अगर हम ये सोचते हैं कि इजराइल और अमेरिका दोनों अलग अलग हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही सीधे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये इंटेंशनली चाहते हैं कि इजराइल जब ईरान के साथ डील हो तो वो ना रहें। ठीक जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि जब लेबनान के साथ बातचीत होती है तो हिजबुल्लाह को शामिल ना करें, ताकि एक बहाना ढूंढा जा सके मासूम लोगों को मारने का। और जब तक रही बात ताकतवर देशों की, तो बड़ी बड़ी सत्ताएं गई है, और गाजा के वो लोग हैं जो इतने नरसंहार के बाद लगभग आप समझिए कि हर एक फैमिली में किसी न किसी को खोया है, किसी का बाप गया है, किसी की बेटी गई है। तो हर एक कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहां का इंसान नहीं गया है, पर वो लोग बावजूद उसके झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी यही कहते हैं कि 48 में जो यहूदी यहाँ आए थे हमारे देश में और पूरा हमारे देश पे कब्जा कर लिया, वो बिल्कुल ही गलत था। हमारा लगातार शोषण हो रहा है, और जो ईरान के सेटलर्स हैं वो अभी भी कर रहे हैं, वो लगातार उनको बहुत ही एक सीमित से सकड़े से गलियारे में उनको खदेड़ देना चाहते हैं। और उनका अगला प्लान यह है कि पूरे गाजा को खाली करवा दिया जाए और उनको वेस्ट बैंक शिफ्ट कर दिया जाए। या तो वो वेस्ट बैंक चले जाए या अड़ोस पड़ोस के जितने भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां वो धकेल देना चाहते हैं। लेकिन वो भी तो इजराइल के कब्जे में है ना। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, ये जो हम बहुत बार डिबेट में बैठे हैं और बहुत बार हम बात करते हैं, सभी लोग जो इसमें अच्छे खासे जानकार हैं, मेरे ख्याल से दानिश्वर लोग हैं, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि ये मसला इजराइल, यूएस, ईरान, ये सब था ही नहीं। मसला जो है कहीं ना कहीं, देखिए कोई कुछ भी कहे कहने को, लेकिन ये सच्चाई है, वो ऐसी हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं फेर सकते। बिना अमेरिका के, बिना यूएस के इजराइल नो नथिंग नेवर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे दिल बहलाने को आप कुछ भी कहिए कि इजराइल ये है, इजराइल वो है, एक छोटे से तट पर बसता है समुद्री, और उसे बाद में बसाया गया, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, जबरदस्ती वहां कब्जा किया। गजा का जो मसला है, ये जो जंग है, ये जंग है पुराना काबा जैसे बैतुल मुकद्दस कैसे कहते हैं, मस्जिद अल अक्सा, मैंने और भी पीछे कई बार कही है। इसमें नेतन्याहू जो है अलग तरीके से सोचते हैं। उसका मानना यह है कि मैं इस पे धीरे धीरे लोगों को मारूंगा, लोगों को टॉर्चर करूंगा, मैंने काफी लोगों को नष्ट कर दिया, खत्म बर्बाद, वो चले जाएंगे। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि इधर उधर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें इधर उधर लोग भाग के जो सेट हो जाएंगे, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो जो चीज है ना, मस्जिद अल अक्सा, वो एक ऐसी चीज है, मुसलमानों का पुराना काबा उसको कहा जाता है। पहली बार जब नमाज पढ़ी गई तो सारे नबियों ने उधर ही को रुक करके नमाज पढ़ी, और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को भी पहली बार नमाज उधर ही को पढ़नी पड़ी। लेकिन लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप अगर आखिरी नबी हैं और आप स्पेशल मैसेंजर हैं, आप स्पेशल पैगंबर हैं, तो आपको तो सब कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह मेरा कोई ऐसा मैं किधर को रुक करके नमाज पढ़ूं, तो उन्होंने कहा आप मस्जिद अल हराम की तरफ रुक कर लीजिए, यानी जिसे हम काबा कहते हैं, जो मक्का में है, मस्जिद अल हराम की तरफ रुक करके आप नमाज पढ़िए। तो दोबारा उधर पड़ी गई। तो यहाँ जो मसला है आस्था का है, यहाँ मसला जो है, अब ये मसला आस्था का जो है ये गल्फ कंट्रीज का है ओवरऑल, जो जितने मिडिल ईस्ट हैं, कहीं ना कहीं वो ईरान भी है, वो इराक भी है, वो सारे हैं, गजा, हमारे जितने भी हैं जो मुस्लिम जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उनका सबका ये मसला है। लेकिन यहाँ एक चूहे बिल्ली की चाल और चली जा रही है। देखा होगा आपने, सऊदी अरेबिया में जो आर्मी है वो यूएस की आर्मी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में अपनी आर्मी तो है नहीं,
ऐसी बहुत कंट्री हैं जहां यूएस की अपनी आर्मी है, और उन्हें क्या है, जैसे कहते हैं ना कि हम उसके मुल्क में बेरोजगारी है, तो उनका एक कैंडिडेट के, एक मिलिट्री कैंडिडेट के मालूम है डबल सैलरी रहता है। जितने यूएस में मिलती है उतनी अब सऊदी अरबिया में से डबल सैलरी देते हैं वो। तो उनके लोग वहां अच्छी तरीके से सेटल है, और उसकी इकोनॉमी जो बहुत स्ट्रांग होती जा रही है यूएस की। उधर उनका हर चीज में, व्यापार में बहुत तेज है। जो वेपन्स ले लो आप, अब सारा कुछ क्या बचता है, अब बचता है तेल, तो इधर तेल पर भी नजर है यूएस की। तो डोनाल्ड ट्रम्प यानी जो है वो सीधे सीधे पगला से अमेरिका है, उन्हें अपने लगता है आप को स्ट्रॉन्ग करने की मुहिम में जुटा हुआ है, और वो आज से नहीं जुटा हुआ है, शताब्दियां कह सकते हैं आप कि शताब्दियों से जुटा हुआ है। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, अभी स्ट्रॉन्ग इजराइल अपने एक्शन से ज्यादा नजर आ रहा है। कहा भी जाता है कि एक्शन आप जिस तरीके से लेते हैं वो बताता है कि आप आखिरकार आगे क्या करना चाहते हैं। आगे क्या चाहता है अब इजराइल? ईरान के ऊपर और ज्यादा बड़े अटैक करना चाहता है, क्योंकि लेबनान में उसे रुकना नहीं है, उसे गाजा में रुकना नहीं है, तो क्या ईरान की तरफ बढ़ना है अब? और देखिए, इजराइल की जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि इजराइल को मालूम है कि अगर ईरान की तरफ से कोई वार हुआ, और क्योंकि ईरान की जो पहुंच है वो मेनलैंड अमेरिका तक तो है नहीं, तो जो भी अगर रिटेलिएशन होगा वो या तो अमेरिकन बेसिस पे होगा, जो मतलब वेस्ट एशिया में है, या इजराइल उसका वो निशाना बनेगा। और इजराइल ईरान की जद में आता है, और सब पूरी दुनिया को मालूम है कि साहब जो जौहरी संयंत्र उसने बचा के रखे हुए हैं उसमें वो केपेबल है कि करीब 8 से 10 न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बना सके। तो मतलब इजराइल को ये डर है कि अगर आज ईरान को इसी हालत में छोड़ दिया गया, या उसके जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं उनको बर्बाद नहीं किया गया, या उनको कंटेन नहीं किया गया, तो सबसे बड़ा खामियाजा इजराइल को मानना पड़ेगा। दूसरी चीज देखिए, पॉलिटिक्स में क्या होता है, इंटरनेशनल मतलब किसी भी पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल अफेयर्स में परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और इजराइल भी अमेरिका के इंटरेस्ट का ही एक ऑफशूट है, क्योंकि अमेरिका अगर इजराइल की मदद कर रहा है तो वो एक ऐसा एक्सटेंडेड आर्म चाहता है वेस्ट एशिया में, जो पूरे मिडिल ईस्ट पे एक कंट्रोल करके रखे, या एक इस तरह की दहशत लोगों में फैला के रखे कि साहब मैं अमेरिका के कहने पे ये इस तरह के जो ऑनस्लॉट हैं या इस तरह के जो ऑफेंसिव है उनको मैं लॉन्च कर सकता हूं। और उस पूरे एरिया में सबसे बड़ी ताकत जो है जो थी वो थी ईरान थी, क्योंकि आपने खुद ही अभी बताया कि साहब सऊदी के पास अपनी कोई ओन ट्रुप्स है नहीं, और अमेरिका ने मतलब उनकी जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल आउटसोर्स कर रखी है अमेरिका को। लेकिन ये बात इस युद्ध से ये साबित हो गई है कि अमेरिका मतलब उनको कोई सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर सकता। उनका करोड़ों और अरबों रुपए का जो बिजनेस का लॉस हुआ है उसके लिए अमेरिका और केवल अमेरिका ही जिम्मेदार है। तो इजराइल को मालूम है, और इजराइल का भी देखिए जो उसका डिफेंस पोटेंशियल है वो काफी डेन्यूड हो गया है, वो काफी दिनों से लड़ाई में है। एंड वॉर इज ए वेरी कॉस्टली हॉबी। मतलब आज वो जमाने लग गए कि साहब तब वॉरफेयर वॉज एन अफोर्डेबल ऑपरेशन। आज आप देखिए एक एक असला जो है वो उसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। सब चीजें देखते हुए इजराइल भी एक ऐसे कगार पे पहुंच गया है जहां वहां फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसका सामना करना। अमेरिका जैसी ताकत आज फाइनेंशियल क्राइसिस पे खड़ी है। अमेरिका के जो असले थे या जो उसके ऑर्डिनेंस डिपोज थे वो खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, और ये बार बार संसद के सामने, उनकी कांग्रेस के सामने सवाल भी खड़े होते हैं जब पेंटागन कहता है कि भाई और पैसों की आवश्यकता है। लेकिन कर्नल सिरोही, अगर इस बात से इनकार किया जा रहा है कि लेबनान में हम नहीं रुकेंगे, हम गाजा में भी नहीं रुकने वाले हैं, तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे ये बताने का प्रयास नहीं है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ से ज्यूज सबसे ज्यादा वहां पर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अच्छे खासे अमीर हैं, तो आपको अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जो नेतन्याहू कहेंगे वो सुपर पावर अमेरिका को करना पड़ेगा। देखिए मीनाक्षी जी, अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि मेरा ये मानना है कि जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। जैसे आपका सवाल उन्होंने आपने पूछा था, इजराइल का मकसद ये है कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्ला है चाहे वो हमास है, दो प्रॉक्सीज है जिनके साथ उनका बॉर्डर लगता है, हाउथीज के साथ उनका बॉर्डर नहीं लगता। इन दो प्रॉक्सीज को इजराइल भी जो है उस हालत पे नहीं छोड़ेगा कि जब तक कि वो दोबारा उसके ऊपर
आप हमला करने की ताकत रखते हो। तो हमास के ऊपर और हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल दबादब गोलाबारी करता रहेगा, स्ट्राइक करता रहेगा, चाहे अमेरिका उसको रोके चाहे बाकी देश रोके, वो नहीं रुकेगा। नंबर वन। नंबर दूसरा कि जो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने शुरू में कहा था, जो जूस वगैरह है वहां पे अमेरिका में, उनकी बहुत जो है फाइनेंशियल पोजीशन उनकी स्ट्रांग है, और उनके 70 लाख तकरीबन जो वोटर्स हैं, कहीं पे भी जब इलेक्शन होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा चंक है इलेक्टोरल वोटर्स का, जो कि किसी भी डेमोक्रेट या रिपब्लिक का जो है पासा पलट सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि इजराइल जो है अमेरिका का एक परमानेंट एलाई है, एक एक्सटेंडेड एलाई है। बाकी मुस्लिम देश हो सकते कल अमेरिका के खिलाफ हो जाए, लेकिन इजराइल खिलाफ नहीं होगा। नंबर वन, अमेरिका को इजराइल की जरूरत है मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, इजराइल को अमेरिका की जरूरत है अपना अस्तित्व बचा के रखने के लिए। तो ये लड़ाई इजराइल की जो अस्तित्व की लड़ाई है। और इजराइल ने 1948 में जब इंडिपेंडेंस हुई थी, 1948 में कई मुस्लिम कंट्रीज ने मिलकर ऊपर का अटैक किया, 1967 में उसके ऊपर अटैक किया, 1973 में उसके ऊपर अटैक किया। ये तो मैं कह रहा हूँ फुल स्केल वॉर हुए। उसके अलावा जो बाकी जो टेररिस्ट एक्शन होते रहते, चाहे वो हमास की तरफ से हो आए, चाहे हिजबुल्लाह की तरफ से आए, चाहे हौतीस की तरफ से आए, तो इस तरीके से अगर चलते रहेंगे तो कोई भी देश है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो सब कदम अच्छा सर, उठाएगा आपने एक बहुत जो इंपॉर्टेंट कदम उसको मुद्दा उठाने। बोला कि जो ज्यूस हैं वो अमेरिका में अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज रखते हैं। अरविंद जी, कहीं इसीलिए तो अमेरिका हर बात पर झुकने के लिए तैयार नहीं हो जाता है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन बहुत दूर नहीं अब। हाँ बिल्कुल, खाली पॉपुलेशन का मामला नहीं है कि कितने जूस वहां रहते हैं। जो जूस रहते हैं वो काफी ताकतवर है हर सेक्टर में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हथियार बनाने वाले लोग हो, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्रीज हो। तो इन सब से जुड़े जितने भी जो जूस लॉबी है वो बहुत बड़ा चंदा देती है इन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो। इनमें से दोनों में से किसी ये हालत में नहीं है कि वह इसराइल का विरोध कर रहा है। तो एकदम साफ है, अमेरिका में चाहे कोई सी भी सरकार आती है, उनको इसराइल की मदद करनी ही है। दूसरी बात यह कि खासकर मिडल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट को अगर कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है तो वह इसराइल है। और आप देखेंगे कि अगर हर तरीके से देखें, अब अगर हम यूएनओ की ही बात करें तो मुझे लगता है कि सैकड़ों बार तो यूनाइटेड स्टेट ने इसराइल को बचाया है। और अभी जो प्रेजेंट रिजिम है, खासकर जो पीएम नेतन्याहू के नेतृत्व में है, वो थोड़ी कट्टरवादी है। उसका तो पूरा एकदम तय है कि वो पूरा एक वृहद इसराइल का निर्माण करेंगे और उसके लिए खून की नदियां बहानी पड़े तो वो बहाएंगे। तो वो इसी नीति पे चल रहे हैं और जूस लोग काफी ताकतवर है। और एक और हमें ध्यान देना होगा कि ये जो चंदा दिया जाता है कभी कभी ओपन प्लेटफॉर्म से भी नहीं दिया जाता है। मान लो जैसे कि अगर यूनाइटेड स्टेट में रिपब्लिकन्स को सबसे ज्यादा चंदा देने वाले लोग हैं तो कोई एक कैसीनो का मालिक है या इसी तरीके के लोग हैं जो कि मुखौटे होते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्टली फंडिंग्स होती है जिसके पीछे बहुत सारी हथियार बनाने वाली लॉबीज होती है, और कुछ अगर डायरेक्ट फंडिंग भी होती है किसी जरिए से होती है तो उसको डोनेशन में काउंट ना करके, तो तरीके अलग अलग होते हैं जब कई बाहर निकल कर आते हैं। और उन सब चीजों में हम देखेंगे कि खासकर जूस लॉबी है वो बहुत ही ताकतवर है और कोई भी प्रेसिडेंट उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि खासकर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के जो डेमोक्रेसी और जो खासकर ये पढ़ाने वाले जो वहाँ के एकेडमिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी की लिमिट है, क्योंकि यहाँ ठीक आके है। डेमोक्रेसी एक तरीके से आधी फेल होती नजर आती है और हम डेमोक्रेसी से बेहतर व्यवस्था की अब देखिए, तलाश मिड टर्म करना चाहिए। इलेक्शन हो या फिर तेल के कुएं हो, फंसा हुआ तो बीच में ईरान है मौलाना नाजिम। नहीं मीनाक्षी जी, यहाँ फसल के होने का सवाल ही नहीं। मैं एक बार फिर उधर रुक कर लूँ जिधर मुझे ले जाना है। जो मेन डिबेट है जिस वजह से हम बैठे हैं वो देखिए, मैं फिर बता दूं आपको। यहाँ दो तरह के थिंक है। यहाँ ईरान और इसराइल, यहाँ दोनों एक ही चीज पे ये लोग लड़ रहे हैं। यूएस का एक अलग अपना उसकी अलग स्ट्रेटेजी है, उसका एक अलग माइंडसेट है। यूएस का मसला है रुपए कमाना ओनली ऑन खाली मनी। और ईरान का और ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इनका मसला जो है कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं या उनकी जैसे भी बात हो रही है
कि उनके साथ जो उनकी जनता है तो वो ये चाहती है कि हम ये जो मैंने बताया ना, वो यहाँ आस्था का सवाल है। अब मैं आपको एक चीज और थोड़ा अलग तरीके से ध्यान लेके चलूँ मीनाक्षी जी, ये जो है ये हकीकत है कि अमेरिका या यूएस बहुत दिनों से अपने आप को मजबूत करने में, चाहे भली सदियां लग गई हो उसमें से लगा हुआ है, लेकिन ईरान जब इस बार लड़ा है या ईरान ने जब रिटेलिएट किया है, जब इजराइल लगातार हमास वो गजा पर जब लगातार अटैक कर रहा था कंटिन्यू अटैक इजराइल, तो कहीं ना कहीं ये बात एक जो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं या जितनी गल्फ या यूनाइटेड स्टेट में जितनी है, मिडिल ईस्ट में जो भी कंट्रीज है, तो आपको शायद पता नहीं, ये बात मीडिया तक नहीं आई। बाकायदा एक खुतबा जारी हुआ था और खुतबा जारी होने के बाद में ये खुतबा हुआ कि उसमें गुफ्तगू हुई, एक अनाउंस हुआ कि भाई अब इस आदमी की दादागिरी जो है हद हो चुकी है और ये छोटा सा मुल्क हमारे यहाँ आकर बीच में, चाहे उसका पिल्ला ही बसाया हुआ है यूएस का, लेकिन इसने तो यार कम से कम आस्था वाली बात पे हमला कर दिया और इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत लोगों को इसने जान ले ली जो कि बेगुनाह लोग हैं और बच्चे हैं, उसमें खासतौर से बच्चे हैं, औरतें हैं, महिलाएं, बहुत बुरी तरीके से उनके साथ जो उन पर आपने देखा होगा कि हमले हुए, बहुत बुरी तरीके से वो लोग जख्मी हुए। तो ये एक तरीके से इसका एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद ये हुआ था कि अब इससे जो बैतुल मुकद्दस है उसको खाली कराना है। तो ये लड़ाई जो है, आप ये मत समझिए कि ये 1-2 दिन या 10-15 दिन में ये रुक जाएगी, ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन होगा आखिर इसका अंत होगा और इसमें इजराइल को इसे छोड़ना ही होगा। ये तमाम ही इस्लामिक कंट्रीज का मानना है और ये उनकी बात तय है। आज भले ही कोई यूएस के साथ लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका को रह रह करके याद भी आ जाता है कि वो युद्ध में है। तो ब्रिगेडियर दत्ता, ये रुक करके इसी तरीके से युद्ध चलता रहेगा या सच में समाप्त करना है? क्योंकि ये कल बयान भी आया था कि हम ईरान को आखिरी मौका दे रहे हैं। देखिए, ट्रम्प साहब का तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। तो वही है, क्योंकि वो चाहते तो बहुत कुछ थे, लेकिन मतलब सक्सेस उनको कुछ नहीं मिली। तो वो अब तो ये चाहते हैं कि साहब कैसे यहाँ से ऑनरेबल एग्जिट हो, क्योंकि पूरा विश्व आज अमेरिका के खिलाफ है। पूरा विश्व आज अमेरिका ने एक ऐसे एनर्जी क्राइसिस में धकेल दिया है कि जिसका खामियाजा शायद अमेरिका कभी पूरा नहीं कर पाएगा। और अगले कई प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो मिसडीड्स हैं उसके लिए माफी मांगते हुए आपको नजर आएंगे। तो अमेरिका चाहते हुए भी अब इस युद्ध में से निकल नहीं सकता। और अमेरिका ने जिस तरह से अपनी बिसात बिछाई है उसमें मतलब ईरान ने जैसी अपनी बिसात बिछाई है, अमेरिका उसमें से बिल्कुल फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका अब देखिए बाकी के लोगों से गुहार कर रहा है, बाकी के देशों के जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनसे वो बात कर रहा है कि कैसे मुझे एग्जिट मिले। तो ये बताता है किस तरह से उसने अपने जनरल्स को सैक किया है, क्योंकि आपके एडवाइजर जीत का ताज उस सर पर पहने आखिरकार कैसे एग्जिट ले। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।